गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस के भारती आज से आप लोगों को एकदम नया टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। आज का टॉपिक है ट्रांजिस्टर बाइसिंग। ट्रांजिस्टर बाइसिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स माना जाता है। यदि मैं इसको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक बोलूँ या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक बोलूँ या ईडीसी बोलूँ, तीनों नाम एक ही है। मोस्टली एक दो चैप्टर्स का इधर उधर होता है, लेकिन सब लोग अलग अलग मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग या अलग अलग जगहों के अकॉर्डिंग इसका नाम बदल दिया गया है। तो तीनों नाम में ये टॉपिक्स आता है ट्रांजिस्टर बाइसिंग। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो सर ट्रांजिस्टर बाइसिंग होता क्या है, यही क्वेश्चन पूछिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको ट्रांजिस्टर के बारे में ठीक ठाक नॉलेज होगा, क्योंकि ये दूसरा पड़ाव होता है। यदि आप ट्रांजिस्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो ही मैं ट्रांजिस्टर बाइसिंग को ठीक तरीके से बता पाऊंगा। अगर आपको ट्रांजिस्टर का नॉलेज ही नहीं है और मैं बोलूं ट्रांजिस्टर बाइसिंग आओ जी मैं आपको पढ़ाता हूं, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए वैसे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे जो मान के चलूंगा कि वो बीजेटी यानी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में जानकारी रखते होंगे। कौन सा टर्म बोला मैंने? जो टर्म बोला वो काफी हद तक सुने होंगे। जो भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं या जिनका ये सिलेबस होगा उन्होंने इस नाम को बहुत अच्छे से सुना होगा। नाम बता देता हूँ, दैट्स नेम इज अ BJT। बीजेटी बाइसिंग बोलिए या बीजेटी को ही हम लोग कॉमन नेम के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो आप ट्रांजिस्टर बाइसिंग बोलो या किसी किसी बुक्स में बीजेटी बाइसिंग बोला जाता है, तो दोनों नाम एक ही है। हम लोग इसी को आज से एकदम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले ही ट्रांजिस्टर शब्द आ चुका है तो हम लोग बेसिक्स नॉलेज ट्रांजिस्टर का रखते हैं या हमने पढ़ रखा है या मैंने नोट्स बना लिया है, ऐसा मैं मान के चलूंगा। तो मैं कुछ कुछ याद दिलाते जाऊंगा, ऐसे नहीं कि एकदम ही नहीं बताऊंगा। कुछ कुछ चीजें मोटी मोटी बातों को मैं याद दिलाऊंगा। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यही आता है, सर ये ट्रांजिस्टर बाइसिंग है क्या? यस एग्जैक्टली, ट्रांजिस्टर बाइसिंग है क्या? चलिए हम लोग इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रांजिस्टर बाइसिंग का मतलब यहाँ पर बीजेटी बाइसिंग है। मैं आपको यही समझाने वाला हूँ। मैं क्या बताने वाला हूँ सुनते जाइए। सबसे पहले मैं आपको ट्रांजिस्टर की बेसिक जानकारी थोड़ी थोड़ी दूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं। विद इन 5 से 10 मिनट्स में मैं आपको ओवरव्यू कंप्लीट कर दूंगा। ठीक, जिससे आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैंने कभी इस टॉपिक्स को पहले पढ़ा था। इस टॉपिक्स को नहीं, ट्रांजिस्टर को मैंने कभी पहले पढ़ रखा है। ठीक, उससे क्या होगा कि हमको और अच्छे से आपको आपका रिकॉल भी हो जाएगा और मैं आपको आगे उसी सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ते चले जाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब ट्रांजिस्टर बाइसिंग स्टार्ट हुआ और कब खत्म हो गया। इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, आपको थोड़ा याद दिला दूं। आपका मेमोरी बहुत अच्छा है, मैं मान के चलूंगा आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है बीजेटी। यस सर, इस लिखे हुए से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो मैं एक फोटो दिखाता हूँ। इस फोटो को देखने के बाद काफी हद तक समझ में आने लगा होगा कि फोटो से जल्दी समझ आता है हमें। फोटो देखने से हमें जल्दी समझ आता है। एकदम सही बात है कि अगर हम किसी चीज का पिक्चर देख लेते हैं तो हम लोग को लगता है कि अरे ये तो पढ़े थे। हाँ एग्जैक्टली, तो मान के चलूंगा कि ये जो फोटो आप देख रहे हैं इसको आपने पहले भी कभी देखा है। ठीक, जिसके हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तब आप हमें कहने लगेंगे हाँ सर याद आया, ट्रांजिस्टर टॉपिक्स हम लोगों को सर ने पढ़ाया था, बहुत अच्छे से मैंने नोट्स बनाया है। तब अचानक आप जाएंगे किसी कॉपी जो आपका कहीं दबा होगा उसको निकालेंगे, अच्छे से साफ सुथरा करेंगे और एक बार पलटने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो मैं बोलूँगा कि आगे मेरा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने लगेगा। चलिए, तो इसी की बात मैं करने वाला हूँ। तो सर इसमें जो मैं आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है ट्रांजिस्टर बाइसिंग। ट्रांजिस्टर नहीं, ट्रांजिस्टर तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। आइए फिर भी मैं आपको याद दिला दूं ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं। अगर कोई पूछेगा तो ट्रांजिस्टर का मतलब बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं? ए बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल 3 लेयर 2 जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन एंड स्विचिंग। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बात पे आपको एक बात यहाँ पर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करते जाइएगा। ठीक है, एक मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करा रहा हूँ, उसको नोट कीजिए। सबसे पहले बीजेटी का यूज कहाँ होता है?
तो एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए होता है और दूसरा स्विचिंग पर्पस के लिए होता है। स्विचिंग में दो बातें आती है, ऑन और ऑफ दोनों। स्विच में दो चीजें होती है, ऑन और ऑफ। यस, इसी की बात करूंगा मैं, ठीक है। और एम्पलीफिकेशन का मतलब सिग्नल के लेवल को इंक्रीज करना। उसमें फ्रीक्वेंसी हो सकता है, उसमें एम्पलीट्यूड हो सकता है, उसमें पावर हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसे एम्पलीफिकेशन कहते हैं। वो एम्पलीफिकेशन कैसे होता है, आप बाइसिंग चैप्टर पढ़ते पढ़ते आप एम्पलीफायर भी पढ़ने लगेंगे, वहां समझ में आने लगेगा कि कैसे एम्पलीफिकेशन होता है। तो इतना पता चल गया कि जो हम लोग बीजेटी पढ़ने वाले हैं, बीजेटी 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। कितने टर्मिनल? 3 टर्मिनल। और इसके तीनों टर्मिनल का नाम यहीं पर मैं लिख रहा हूं, ताकि पहले भी आप पढ़ चुके हैं इसलिए यहीं पर लिख रहा हूं। एक का नाम इमीटर होता है, एक का नाम बेस होता है और एक का नाम कलेक्टर होता है। एक का नाम इमीटर होता है, एक का नाम बेस होता है, एक का नाम कलेक्टर होता है। ठीक, यदि आपको बीजेटी का कोई भी नॉलेज नहीं है तो मैं बोलूंगा ये वीडियो यहीं पर स्टॉप कीजिए, रोक दीजिए, क्योंकि आगे आपको कुछ समझ ही नहीं आने वाला। और मेरे बनाए गए बीजेटी के लेक्चर्स को देखिए पहले। यदि आपके पास नहीं है तो मेरे को रिक्वेस्ट कीजिए, मैं बीजेटी का लेक्चर आपको अवेलेबल कराऊंगा। पूरा बीजेटी समझिए, उसके बाद ही बीजेटी बाइसिंग समझ आएगा। क्लियर? ठीक। मैं बीजेटी वाले लेक्चर में इमीटर क्या होता है, बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, इनके साइज कितने होते हैं, सारी बातों का जिक्र मैंने किया है, डिटेल किया है बहुत अच्छे से। ठीक है। इसमें 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर। जैसे एन, पी, एन, इसके 2 टाइप होते हैं। देखिए, एक लेयर ये हुआ, एक लेयर ये हुआ, एक लेयर ये हुआ। या पीएनपी अगर हम लेते हैं तो इसमें भी 3 लेयर होते हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। तो ये 3 लेयर वाला, ठीक है, 3 टर्मिनल वाला, 3 लेयर वाला और 2 जंक्शन होते हैं। इसमें 2 जंक्शन डिवाइस होते हैं। इसका यूज एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग के लिए मोस्टली किया जाता है। स्विचिंग मतलब सर स्विच बनाते हैं। एक लड़का हमसे क्वेश्चन पूछा था, स्विच बनाते हैं, ये जो स्विच यहाँ पर ऑन ऑफ करते हैं यही वाला बात कर रहे हैं आप? अरे नहीं, ये स्विच मैकेनिकल है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। मैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच की बात कर रहा हूं। मेरे पास ये रिमोट है, देख रहे होंगे आप। हाँ सर, ये रिमोट है। रिमोट से भी तो हम कोई चीज को ऐसे करेंगे तो बंद हो जाएगा। हाँ सर, टीवी बंद हो जाता है, टीवी चालू हो जाता है, आजकल पंखा, एसी सब चलने लगा है। तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक स्विच हुआ, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक स्विच हुआ। मोस्टली किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विच यूज करते हैं वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्विच कहलाता है। और उसी को उस स्विचिंग को बनाने के लिए, स्विच बनाने के लिए हम लोग बीजेटी का प्रयोग करते हैं। क्लियर? यहाँ तक छोटी छोटी बातें समझ में आ गई? आइए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया सर इसका डेफिनेशन। इसके टाइप्स पे बात करें तो बीजेटी के 2 टाइप्स हम लोगों को पढ़ाया गया है। एक का नाम है एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक का नाम है पीएनपी ट्रांजिस्टर। मैंने इसका डेफिनेशन बताया था, व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच बिटवीन 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एनपीएन, और व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच बिटवीन 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर। जल्दी जल्दी मैंने बोला, आपको मैंने बोला है किसी में याद दिला रहा हूं। इसमें 3 टर्मिनल थे। इमीटर जो हेवीली डोप्ड होता है, नोट कीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल के आता है, इतना इंपॉर्टेंट है ना आपको बताएं, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और आपको मैं बोलूंगा कि ये VBI इसको बोला जाता है कि यहाँ से कॉम्पिटिटिव लेवल में ऑब्जेक्टिव निकल के आता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम निकल के आएगा, इसलिए आप बहुत अच्छे से, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स को एकदम नोट कीजिएगा। जहाँ मैं ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ इसका मतलब है वो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया और वहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो ये एमीटर हेवीली डोप्ड होता है, बेस लाइटली डोप्ड होता है और ये सबसे पतला होता है, लाइटली डोप्ड होता है। पतला मतलब सर इसका जो क्षेत्र होता है बहुत ही पतला होता है, मैं भी फोटो में दिखाता हूँ। और कलेक्टर जो है मॉडरेटली डोप्ड होता है। मॉडरेटली डोप्ड मतलब नॉर्मल डोपिंग इसी को बोलते हैं। सर अगर हेवीली डोप समझ नहीं आता है, लाइटली डोप्ड समझ नहीं आता है और मॉडरेटली डोप्ड समझ नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, डोपिंग वर्ड आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर में मिला था। कहाँ मिला था सर? सेमीकंडक्टर। अगर हमसे पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से डोपिंग मैंने समझाया है। डोपिंग कैसे करते हैं, डोपिंग क्यों करते हैं, ये डोपिंग क्या है, ये सारी चीज़ों को मैंने आपको सेमीकंडक्टर में समझाया था। वहीं से शब्द आया हेवीली डोप्ड, मतलब यदि मैं डोपिंग ज़्यादा करूंगा तो हेवीली डोप्ड हो जाएगा, यदि मैं कम डोपिंग करूंगा तो लाइटली डोप्ड, यदि मैं ठीक ठाक जितनी जरूरत है उतनी डोपिंग करूंगा तो मॉडरेटली डोप्ड। यहाँ डोपिंग का मतलब होता है इम्प्यूरिटी को मिलाना, इम्प्यूरिटी को मिलाना, इम्प्यूरिटी को मिलाना, मिलाना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोप्ड। क्या बोलते हैं? डोपिंग। यस, ठीक है, इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डोपिंग। चलिए यहाँ तक सीख गए। आते हैं, अगर मैं इसके सिंबल और स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग सिंबल और स्ट्रक्चर, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसका सिंबल एरो मार्क होता है, जिसमें एरो मार्क होता है वो इमीटर होता है और एरो मार्क बाहर की ओर होता है।
एरो मार्क बाहर की ओर होता है। देखिए एरो मार्क बाहर की ओर होता है, यहाँ पर एरो मार्क अंदर की ओर दिखाया जा रहा है और इसे पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं, इसे पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। अगर एरिया की बात करें तो कलेक्टर का एरिया सबसे बड़ा होता है, बेस का एरिया सबसे पतला होता है और इमीटर का एरिया कलेक्टर से छोटा लेकिन बेस से बड़ा होता है। ठीक है, डोपिंग के मामले में मैं भी बताया कि इमीटर हेवीली डोप्ड होता है, बेस लाइटली डोप्ड होता है और ये मॉडरेटली डोप्ड होता है। तो काफी हद तक यहाँ 5-6 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव निकल के आते हैं, आपको याद आ रहा होगा, जो कि आगे चल के जरूरत पड़ेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन बताया गया था, जिसमें हम कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमें बोला जाता है कि जब हमें बीजेटी पढ़ा दिया गया, इंट्रोडक्शन सिंबल वगैरह बता दिया गया, तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए इनके कॉन्फ़िगरेशंस को जानते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस क्यों यूज करते हैं, तो मैंने आपको समझाया था, इसके 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल से हम बैटरी नहीं जोड़ सकते हैं। इसका कारण है कि सर 2 टर्म बैटरी के तो 2 छोर होते हैं प्लस माइनस, तो उसके किसी 2 टर्मिनल को जोड़ेंगे, एक टर्मिनल खाली रह जाएगा। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में मैं बोलता हूं कि हम लोग कुछ एक टर्मिनल को कॉमन करते हैं। कॉमन मतलब हम इनपुट साइड में भी देते हैं, आउटपुट साइड में भी देते हैं, जिसे 4 टर्मिनल हो जाता है और हम लोग उस प्रोसेस को कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जिसको हम कॉमन करते हैं, ठीक है, उससे हम लोग का ये कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट होता है। ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग जिसको हम कॉमन करते हैं वही कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट होता है। यदि मैं बेस को कॉमन कर रहा हूं तो कॉमन बेस, इमीटर को कॉमन कर रहा हूं तो कॉमन इमीटर और कलेक्टर को कॉमन कर रहा हूं तो कॉमन कलेक्टर। तो कितने कॉन्फ़िगरेशन हुए? 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। इसको हम लोग आगे चल के सीबी बोलते हैं, सीई बोलते हैं, सीसी बोलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लाल रंग से बहुत अच्छे से लिखा है, अच्छे से इसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए और ये आगे चल के एक बड़ा सा क्वेश्चन क्रिएट कर देगा आपके लिए। मैंने लिखा है कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। कॉमन इमीटर के नीचे लिखा है मोस्ट वाइडली यूज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि इन तीनों कॉन्फ़िगरेशनों में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। तो आप जवाब देंगे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया सर। यस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि जितने कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बीजेटी में पढ़े हैं, 3 कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, इसमें सबसे ज्यादा यूज किस कॉन्फ़िगरेशन का किया जाता है? तो कॉमन इमीटर का किया जाता है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन बड़ा निकल के आएगा कि सर क्यों क्यों कॉमन इमीटर का यूज सबसे ज्यादा करते हैं, है ना? तो घबराने की बात नहीं है, इसी सेक्शन में आगे मैं इसके पूरे रीजन बताऊंगा। हाँ, आगे मैं दिखा देता हूं व्हाई कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इन बीजेटी इज मोस्टली यूज्ड। इसका मैं प्रॉपर तरीके से नोट्स और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ आऊंगा। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसके कारण कॉमन इमीटर को सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, क्या इसके अच्छे बात हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो क्लियर हो गया कि सर तीनों के कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा यूज किसका किया जाता है? कॉमन इमीटर का। यस, तो अब ध्यान रखिएगा, आगे इस तरह के क्वेश्चंस फिर से आएंगे। कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर में किसका प्रयोग ज्यादा होता है, तो आप कॉमन इमीटर का नाम दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन बिटवीन। अब आते हैं, एक छोटा सा बात करते हैं कि हम लोगों ने तीनों को तो अच्छे से पढ़ा था। आप बोलिएगा तीनों का सर्किट बनाइए सर, तो हम लोग अभी बीजेटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग बीजेटी बाइसिंग पहुंचेंगे। अभी बीजेटी बाइसिंग शुरू भी नहीं किए हैं, हम खाली आपको इंट्रोडक्शन की दुनिया में ला रहे हैं ताकि आपको याद आते जाए। हाँ, वो सब पढ़े थे, क्योंकि अचानक आप आ रहे होंगे, 1 महीना 1.5 महीना या 2 महीने की गैपिंग हो गई होगी, एग्जाम के बाद नए सिलेबस पे कूद रहे होंगे या इस टॉपिक को डायरेक्ट ले रहे होंगे। तो उस समय में आपका जो बीजेटी पढ़ा हुआ टॉपिक होता है वो काफी दिनों से छूटा रहता है। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ। ठीक है, इसी दौरान आप अपनी पुरानी कॉपी को ढूंढेंगे और कुछ नई चीजों को देखेंगे भी, और जहां डाउट होगा वहां पूछेंगे भी। इसलिए मैं आपको सिर्फ बस रिवाइज करा रहा हूँ या रिकॉल करा रहा हूँ। चलिए, तो अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, तीनों के बीच में क्या कंपैरिजन किया मैंने, तो मैंने आपको 5-4 पॉइंट से कंपैरिजन किया, क्योंकि ये आगे चल के आने वाले हैं। पैरामीटर्स में इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, वोल्टेज गेन और करंट गेन। यस, चारों पॉइंट्स को अच्छे से नोट कीजिएगा। इम्पीडेंस एक प्रकार के रेसिस्टेंस को कहा जाता है, मैंने आपको पहले भी इंडिकेट किया है, इम्पीडेंस एक प्रकार के रेसिस्टेंस को कहा जाता है। तो इनपुट साइड का रेसिस्टेंस और आउटपुट साइड का रेसिस्टेंस, इनपुट साइड का रेसिस्टेंस कॉमन बेस में लो होता है, कॉमन इमीटर मीडियम होता है, कॉमन कलेक्टर में हाई होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर आउटपुट साइड का इंपीडेंस की बात करें तो कॉमन बेस में हाई होता है, कॉमन इमीटर में हाई होता है, कॉमन कलेक्टर में लो होता है।
अब क्वेश्चन यहाँ पर बहुत निकलते आएगा, सर ऐसे कैसे आप लिख दिए, क्या हम इसको रटें? मैं फिर से बोलूंगा, यदि बीजेटी का लेक्चर्स बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, बीजेटी एक लेक्चर में खत्म नहीं होता है, 4-5 लेक्चर्स उसके लिए स्पेशल तरीके से बनाए जाते हैं ताकि आप बीजेटी को डिटेल पढ़ पाएं। ठीक है, उसकी शुरुआत यानी बेसिक से लेकर के अंतिम तक मैंने आपको बहुत अच्छे से लेक्चर सीरीज बना के रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से ये सारी बातें क्लियर होंगी कि इसका इनपुट इम्पिडेंस लो, मीडियम, हाई कैसे होता है, और ठीक है इन सब का क्या इंपॉर्टेंस, क्यों पढ़ा रहे हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। वोल्टेज गेन कॉमन बेस का हाई होता है, कॉमन इमीटर का हाई होता है, और कॉमन कलेक्टर का तो 1 से कम हो जाता है। बोलता है वोल्टेज गेन हम करेंगे नहीं, वोल्टेज को नहीं एम्पलीफाई करेंगे, वोल्टेज को एम्पलीफाई नहीं करेंगे, कॉमन कलेक्टर बोलता है। तो कॉमन बेस बोलता है हम करंट को एम्पलीफाई नहीं करेंगे। लो भाई, दोनों अपना अपना बात कर दिया। ठीक है, यानी कि कॉमन बेस बोलता है कि हम वोल्टेज को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है, लेकिन करंट को एम्पलीफाई नहीं करेंगे। वहीं पर कॉमन कलेक्टर बोलता है नहीं नहीं, हम वोल्टेज गेन को एम्पलीफाई नहीं करेंगे, करंट को एम्पलीफाई करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इन्हीं दोनों पॉइंट वोल्टेज गेन और करंट गेन के कारण हम आपको आगे चल के बताएंगे कि कॉमन इमीटर के केस में दोनों हाई होता है, और यही कारण मुख्य कारण बनता है कि हम लोग कॉमन इमीटर का यूज ज़्यादा करते हैं। ये करंट को भी, वोल्टेज गेन को भी एम्पलीफाई करता है, यानी वोल्टेज गेन इसका ज़्यादा होता है और करंट गेन ज़्यादा होता है। वोल्टेज गेन और करंट गेन ज़्यादा होने के कारण ही हम लोग कॉमन इमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कारण बन जाता है जो कि हमें शुरुआत में पढ़ाया गया था। लेकिन और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं कॉमन इमीटर को प्रयोग करने के, जो कि आगे मिलने वाला है। तो पहले बताइए, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? तो फिर आप फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सोच रहे होंगे सर पढ़ा रहे हैं आप ट्रांजिस्टर बाइसिंग, कूदे हुए हैं ट्रांजिस्टर में। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं बेसिक्स पे हूं और आपको आगे दिखा देता हूं कि ट्रांजिस्टर बाइसिंग कुछ ही देर में ट्रांजिस्टर बाइसिंग आपके पास आ जाएगा, इसलिए बहुत घबराने की बात नहीं है। मैं एकदम ऐसा लेके चल रहा हूं कि आप एक एक चीज क्लियर कर लें। ठीक है, ये देखिए यहाँ से शुरू होता है व्हाट इज बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, जो कि मैं एकदम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से मैं नोट्स बना के दे रहा हूँ आपको। एक एक पॉइंट्स क्लियर करूंगा, छोटी छोटी बातों को आपके सामने रखूंगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। बस पेशेंसली मेरे द्वारा बताए गए बातों को नोट कॉपी में नोट करते जाइए, बस, और कुछ नहीं करना है। अगर आप मेरे बताए गए बातों को अच्छे से नोट करते हैं ना, तो एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम एग्जाम का कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे से आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यदि कोई क्वेश्चन आपके पास पढ़ने के दौरान एराइज हो रहा है तो आप हमसे एकदम बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि आप यूट्यूब में देखते हैं तो वहाँ पर कमेंट में जाइए, यदि आप एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा या मेरा नंबर, पर्सनल नंबर होगा, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक तो आएंगे, थोड़ा समय लगेगा यहाँ आने में, लेकिन यहाँ तक आने से पहले हम लोग पढ़ रहे थे, कहाँ हम लोग आ रहे थे, यहाँ तक आ चुके थे। हाँ, ये पढ़ चुके थे ना, कंपैरिजन, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर का कॉन्फ़िगरेशन का कंपैरिजन हम लोगों ने देखा। कंपैरिजन 4 ही चीजों में कर रहे हैं, और भी चीजों में होता है, बट हमें जरूरत था वोल्टेज गेन, करंट गेन, और इन दोनों का भी, ये आगे चलिए इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा। मैं इसलिए इन्हीं चारों पैरामीटर्स को यूज करके आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, आइए, क्वेश्चन पीछे हम लोगों ने बहुत अच्छा एराइज किया था कि 3 कॉन्फ़िगरेशंस यानी कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर में सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया जाता है? तो अचानक याद आएगा, अरे सर कॉमन बेस आप ही तो बोले थे कि कॉमन इमीटर का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है ना? हाँ, तो ये कॉमन इमीटर का यूज सबसे ज्यादा क्यों किया जाता है? क्वेश्चन उठेगा ना। मैंने आपको उस समय क्वेश्चन एराइज भी किया था कि सर हम कॉमन इमीटर का यूज ज्यादा क्यों करते हैं? तो एक एक तो रीजन मैंने अभी तुरंत बताया है कि सर कॉमन इमीटर के केस में देखा गया है कि इसका वोल्टेज गेन हाई होता है। हाँ होता है। करंट गेन हाई होता है। हाँ सर होता है। तो वोल्टेज गेन हाई, करंट गेन हाई होता है, तो पावर गेन कितना होगा? क्या पूछे सर? फिर से सुनिए, मेरा बात को सुनिए, आराम से सुनिए और समझ के आंसर दीजिएगा। मैं क्या पूछ रहा हूं फिर से बोल रहा हूं, देखिएगा। आपको क्या बोला मैंने? वोल्टेज गेन। कौन सा? वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन हाई है, ठीक है, यस सर हाई है, ठीक। और करंट गेन, करंट गेन, करंट गेन क्या है? हाई है। वोल्टेज गेन हाई है, करंट गेन हाई है, तो सर पावर गेन हम आपसे पूछे, अरे कौन सा गेन? पावर गेन पूछे हैं। सर ये पावर गेन क्या होता है? तो पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज गुना करंट, वोल्टेज गुना करंट।
हाँ सर, ये तो हम भूल ही गए थे। तो यहाँ पर गेन लगा है तो हम वोल्टेज गेन गुना करंट गेन कर सकते हैं। अरे वोल्टेज गेन गुना करंट गेन करेंगे तो पावर गेन आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। तो बताओ, अगर दोनों हाई है तो गुना जब करेंगे तो भाई पावर गेन भी हाई निकलेगा। हाँ, और यही हाई पावर गेन होने के कारण ही कॉमन इमीटर का उपयोग ज्यादा करते हैं। ये हाई पावर गेन हमारे सिग्नल को मैक्सिमम 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 एम्पलीफाई करने के लिए कैपेबल होता है। इसलिए कॉमन इमीटर का यूज एम्पलीफायर में भी ज्यादा होता है। एक दूसरा क्वेश्चन निकल गया, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ एम्पलीफायर बनाने में किस तरह के कॉन्फ़िगरेशन का ज्यादा प्रयोग होता है, तब बोलना कॉमन इमीटर का प्रयोग होता है। क्लियर है? छोटी छोटी बातें, अभी इन सब पॉइंट्स को भी लिखा मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं। तो ये आपको छोटा सा बात मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया, इसलिए मैंने लिख के समझाया। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, क्वेश्चन क्या है? व्हाई कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इन बीजेटी इज मोस्टली यूज्ड। बीजेटी में कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, क्या कारण है सर? तो मैंने लिखा है कुछ रीजन है, फॉलोइंग रीजन्स मैंने लिखे हैं। ये तो अपना ताम झाम है, जान रहे हैं, लिखा हुआ है कि कॉमन इमीटर का मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसके कारण निम्नलिखित है। ये पहला कारण है, पहला ही कारण मैंने एकदम मेन कारण बना के रखा है, हाई वोल्टेज एंड करंट गेन। यानी हाई वोल्टेज गेन और हाई करंट गेन। और यही कारण है कि हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि हमें आगे चल के एम्पलीफायर बनाना है। हम आगे चल के हम आगे चल के हम आगे चल के बीजेटी का उपयोग हम आगे चल के बीजेटी का उपयोग एम्पलीफायर बनाने में करने वाले हैं। किसमें? एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर में गेन हाई होना चाहिए, गेन हाई होना चाहिए, चाहे वो वोल्टेज गेन हो चाहे वो करंट गेन हो। तो सर कॉमन इमीटर के पास दोनों हाई होता है। हाँ, तो चलो उसी को प्रयोग क्यों ना करें। कॉमन बेस के पास तो वोल्टेज गेन ज्यादा होता है, करंट गेन कम होता है। कॉमन कलेक्टर के पास करंट गेन ज्यादा होता है, वोल्टेज गेन कम होता है। लेकिन कॉमन इमीटर बोला टेंशन काहे लेते हो, मेरे पास वोल्टेज गेन भी ज्यादा है, करंट गेन भी ज्यादा है, तो चलो तुम्हारा ही प्रयोग सबसे ज्यादा होगा, इसलिए कॉमन इमीटर का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए ये पहला पॉइंट एकदम बढ़िया से याद कर जाइए कि कॉमन इमीटर का उपयोग सबसे ज्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि कॉमन इमीटर के केस में वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों ज्यादा होता है, और इसी वोल्टेज गेन और करंट गेन के कारण पावर गेन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए तो मैं पढ़ के सुना दूं। इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बोथ वोल्टेज गेन एंड करंट गेन आर हाई। ठीक है, सो दैट इट्स ओवरऑल पावर गेन, ठीक है, जिसे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट गेन बोलते हैं, पावर गेन, ओवरऑल पावर गेन इज वेरी हाई। अरे दो ठो बड़का बड़का चीज को गुना करोगे तो और बड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? हाँ सर, ठीक है। दिस पावर गेन इज सुटेबल फॉर आइडियल एम्पलीफायर, सॉरी, आइडियल फॉर एम्पलीफायर एप्लीकेशन। यस, क्योंकि पावर गेन जिसका ज़्यादा होगा एम्पलीफायर बहुत खुश होगा, भाई चलो बहुत अच्छा चीज़ है, हम एम्पलीफायर हैं और हम एम्पलीफाई करने के लिए आए जिसमें वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों हेल्प कर रहा है, तो मेरा पावर गेन भी ज़्यादा होगा, और चलो हम तुम्ही को यूज करेंगे एम्पलीफायर बनाने में, इसलिए कॉमन इमीटर का यूज सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपको अंग्रेजी में दिक्कत है तो आप सभी से निवेदन है कि इसके 3 पॉइंट्स के 3 लाइन आपके हिंदी वर्जन किए हुए हैं, आप जरूरत समझते हैं पढ़िए, नहीं जरूरत समझते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। आप इसको भी पढ़ के काफी हद तक इसको समझ पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि अंग्रेजी हम बोल रहे हैं तब तक समझ आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको लिख करके कॉपी में लिखा देते हैं और चले जाते हैं, वो घर चले जाते हैं, एक महीना बाद कॉपी खोलते हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता है, तो उस समय ये हिंदी आपका बहुत काम करेगा और याद आएगा कि मैंने आपको क्या समझाया था। ठीक है, इसलिए हिंदी जरूरी है। ठीक है, हिंदी वैसे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको अभी जस्ट समझ ही नहीं आता है, 3rd सेमेस्टर में आ गए, उन्हें हम छोटी छोटी लाइनों को ट्रांसलेट करके हमें बताना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे बोलूँ कि हिंदी मैंने कर दिया है तो काफ़ी हद तक आप इसको समझ पाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है सर कॉमन इमीटर सबसे ज़्यादा यूज करने के लिए? मॉडरेट इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस। मॉडरेट का मतलब ना तो ज्यादा ना तो कम, इसको समझिएगा अच्छा से। देखिए ये जो मैं अभी इसमें समय ले रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको कि
बहुत सारे स्टूडेंट लंबे समय जाने के बाद भी नहीं समझ पाते, मतलब फाइनल ईयर कंप्लीट होते 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 भी उन्हें ये नहीं पता होता है कि कॉमन एमिटर हम लोग ज्यादातर यूज क्यों करते हैं। वो सब किताब में पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्फ़िगरेशन कॉमन एमिटर, टिक मार रहा है, कॉम्पिटिटिव लेवल में मार गया है, लेकिन क्यों, क्यों का जवाब जब उनसे पूछा जाता है तब बोलता है ये तो पता नहीं है सर। ठीक है, क्योंकि हम लोग खाली रटते थे कि कॉमन एमिटर ही सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो क्यों का जवाब के लिए मैं यहाँ पर आपको इतना समय ले रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है, मॉडरेट इनपुट एंड आउटपुट इंपिडेंस। इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इनपुट इंपिडेंस क्या बोल मॉडरेट, मॉडरेट मतलब ना तो ज्यादा ना तो कम, अरे बीच का जी। अच्छा, आउटपुट इंपिडेंस भी मॉडरेट। इसको समझने की कोशिश करता हूं, देखिए मेरी बात को समझिएगा, समझ जाइएगा एग्जांपल से एकदम। मैं हूं ट्रांजिस्टर, सर ट्रांजिस्टर का आप तो आदमी हैं, अरे मान लो यार मैं ट्रांजिस्टर हूं, मेरा इधर वाला हाथ इनपुट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक, इधर वाला हाथ आउटपुट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक। तो इधर का इंपेडेंस निकालोगे, हाँ सर निकालेंगे। इधर का इंपेडेंस जो निकालेंगे इसको कहेंगे इनपुट इंपेडेंस, इधर वाला इंपेडेंस को कहेंगे आउटपुट इंपेडेंस, ऑब्वियस सी बात है सर। तो बताइए इधर का इंपेडेंस कह रहा है, अगर हम कॉमन इमीटर लेते हैं, अपने आप को कॉमन इमीटर बनाते हैं, तो मेरे इनपुट इंपेडेंस मॉडरेट होंगे, मॉडरेट मॉडरेट, ना तो ज्यादा ना तो कम। आउटपुट इंपेडेंस ही मॉडरेट होंगे। सर इससे कहाँ कॉमन इमीटर का प्रयोग ज्यादा होगा उसका पता चल रहा है, रुको ना हम बताते हैं। चलिए मैं यहाँ खड़ा हो गया, ठीक, सोचो मेरे जैसा ही एक और ट्रांजिस्टर आता है, मेरे जैसा ही, तो भी इंसान ही होगा, मतलब वो ट्रांजिस्टर ही होगा। हाँ सर, वो यहाँ आके खड़ा होता है, मेरा हम वहाँ खड़ा है मान के चलो, ठीक है, मेरे पास दो हाथ है वो भी मान के चलो। अब मैं यहाँ पर एक दूसरा इसका क्लोन आ गया, क्लोन मतलब सेम टू सेम एक और ट्रांजिस्टर यहाँ खड़ा हो गया, ठीक है, करेक्ट। अब हम चाहेंगे भाई तुम हमसे दोस्ती करोगे, तो हम एक ट्रांजिस्टर, ये एक ट्रांजिस्टर, दोनों ट्रांजिस्टर एक दूसरे से दोस्ती करने की बात कह रहे हैं। इसे अंग्रेजी में या हम लोग इस टेक्निकल भाषा में कैस्केडिंग बोलते हैं, कैस्केडिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, कैस्केडिंग, एक ट्रांजिस्टर दूसरे ट्रांजिस्टर से कनेक्ट किया जाता है। अब कनेक्ट कैस्केडिंग समझा दी, वो आगे भी मिलने वाला है, लेकिन सुनिए इधर। तो सर यहाँ पर आप तो सर ये बता रहे थे मॉडरेट और मॉडरेट इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस, इससे कॉमन एमिटर सबसे ज्यादा यूज होता है, ये कैसे पता चलेगा। तो सुनिए, अब हम इससे दोस्ती करने जाएं, मान लो, थोड़ी देर के लिए मानने के लिए बोल रहा हूं, ये जो ट्रांजिस्टर थे इनका आउटपुट इम्पिडेंस कम है, कम कम एकदम कम, अभी तो बोले मॉडरेट था, मैंने मान लो बोले हैं, वो तो मॉडरेट है ही उनका, ठीक है, ये इसका आउटपुट इम्पिडेंस कम है और इनका इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज्यादा है, लो भाई करेक्ट। ऐसा कह सकते हैं कि सर ये आदमी बहुत पतला है, हम बहुत मोटे हैं, हाँ इसे तगड़े हैं और हम इससे दोस्ती करना चाहते हैं, तो मोटू पतलू का दोस्ती वो वाला कॉमिक वाला मत ले लेना, तो कभी दोस्ती संभव नहीं है। कहना ये चाहते हैं सर उसका आउटपुट इम्पिडेंस बहुत कम और मेरा इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा, हम दोस्ती करें कैसे, मतलब जब सिग्नल का ट्रांसफरिंग होगा, क्योंकि हमें एम्पलीफायर बनाने के लिए ही प्रयोग किया गया है, तो सिग्नल का जब ट्रांसफरिंग होगा तो सही तरीके से ट्रांसफरिंग नहीं हो पाएगा रेसिस्टेंस के मिसमैचिंग के कारण, मिसमैचिंग के कारण, क्या किसका, इंपिडेंस के मिसमैचिंग कारण, जिसको हम रेसिस्टेंस मिसमैचिंग बोले, क्योंकि भाई मेरा ज्यादा इनपुट इंपिडेंस ज्यादा, उसका आउटपुट इंपिडेंस कम, आउटपुट को ही ना इनपुट से जोड़िएगा, यस सर जोड़ेंगे। ऐसी स्थिति में सिग्नल का ट्रांसफरिंग एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर में अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे, क्या ऐसा करें कि दो ट्रांजिस्टर को अगर हम जोड़ें, कैस्केड करें, तो हम लोग का सिग्नल का ट्रांसफरिंग अच्छे से हो जाए। तो आप बोलेगा सर देखिए ये जो आउटपुट है इसका रेसिस्टेंस ना तो ज्यादा ना तो कम, मतलब मॉडरेट रखिए, और इधर वाले ट्रांजिस्टर का इनपुट इंपिडेंस को मॉडरेट रखिए, और आप जोड़िए, देखिए दोनों का ट्रांजिस्टर वहां मैच कर जाएगा, दोनों का इंपिडेंस मैच कर जाएगा। एक थोड़ा मोड़ा अंतर होगा, उसको उतना में उतना सब जगह रहेगा, वो ऐसा नहीं कि एकदम सर 100% हम मैच करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों मैच कर जाएगा और सिग्नल जो है मोस्ट ऑफ द सिग्नल ट्रांसफर हो जाएगा आपके एम्पलीफिकेशन के क्षेत्र में, यानी एम्पलीफायर और ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट। यानी ये जो आपने देखा इम्पेडेंस को मैच कराने की बात बोली, इसे इम्पेडेंस मैचिंग बोलते हैं,
नोट कीजिएगा, क्या बोलेंगे इसे? इम्पिडेंस मैचिंग। इसे क्या बोलते हैं? इम्पिडेंस मैचिंग। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बहुत अच्छे से ऊपर करके दिखा देता हूं। दिस नेम इज द इम्पिडेंस मैचिंग। यदि मॉडरेट इनपुट इम्पिडेंस और मॉडरेट आउटपुट इम्पिडेंस अगर रहेगा तो दो ट्रांजिस्टरों को जब हम जोड़ेंगे तो दोनों अच्छे से सिग्नल का ट्रांसफरिंग करेंगे, और इस प्रोसेस का नाम है, ये दोनों के बीच में ट्रांजिस्टर जो मॉडरेट हुआ दोनों जुटा, इसे कहते हैं इम्पिडेंस मैचिंग। इम्पिडेंस मैचिंग बहुत में तो नहीं होता है, एक कम एगो ज्यादा, तो बीच में एगो कुछ लगा के इम्पिडेंस मैचिंग किया जाता है। ठीक है, इसको आगे चल के कपलिंग के नाम से जानेंगे, कपलिंग। ठीक है, आगे थोड़ा वेट कीजिए, आरसी कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग, ये सब भी एम्पलीफायर पढ़ाते समय पढ़ाया जाता है। तो खैर वो बहुत आगे का चीज है, हम नाम बोले सुने, आप खाली रहने दीजिए, नहीं जानते कोई बात नहीं। ठीक है, सॉरी। अब हम आपसे क्या बोलने जा रहे हैं? ठीक है, तो पहला पहला कारण क्या था? हाई पावर गेन। यस सर। दूसरा कारण क्या है? इम्पिडेंस मैचिंग। देखिए पॉइंट्स को एकदम पकड़ के चलिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है फेज वर्जन, 180 डिग्री फेज शिफ्ट। 180 डिग्री फेज शिफ्ट कहने का मतलब सर, जब आप सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, सुनिएगा मैं आपको 180 डिग्री फेज शिफ्ट समझा रहा हूं। देखिएगा, ई जो है मेरे पास सिग्नल है, ऐसे सिग्नल दिए, ठीक है, और ये किसी ट्रांजिस्टर में दिए, तो ये सिग्नल को उल्टा कर देता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट बना देता है। इसे कहते हैं 180 डिग्री फेज शिफ्ट। 180 डिग्री फेज शिफ्ट बोलते हैं। यस सर। ठीक है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट बोलते हैं। सर ये कर तो दिए, चलिए मान लिया कि कॉमन इमीटर 180 डिग्री फेज शिफ्ट करता है, तो इससे कॉमन इमीटर ज्यादा यूज करने का क्या मतलब हुआ? करता है, इसका गुण होगा, कर रहा है 180 डिग्री फेज शिफ्ट, है ना? हाँ सर, लेकिन कॉमन इमीटर का यूज ही क्यों? तो कॉमन इमीटर में ही 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है सर, क्योंकि आगे चल के हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे और उस चैप्टर का नाम है फीडबैक। याद रखना, क्या 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 क्या? फीडबैक। और एक और चैप्टर पढ़ाएंगे, उसका नाम है ऑसिलेटर। सर दो चैप्टर आगे मिलने वाला है। हाँ, यदि अगर आपका सिलेबस है तो एक बार जरूर पलटिए, इस एनालॉग के सिलेबस में या इस एडीसी के सिलेबस में या इस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में ये दोनों टॉपिक्स रहता ही है। तो हमें आगे चल के फीडबैक सर्किट बनाना होगा, जिसमें हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट की जरूरत पड़ेगी। जो सिग्नल दिए उसको बोले नहीं, इसको ई सिग्नल मत दो, इसका उल्टा सिग्नल दो। कहां से लाइएगा? तो बोले अच्छा, उल्टा सिग्नल कौन करता है? तो हमारा कॉमन इमीटर। यस, कॉमन इमीटर को बुलाएंगे, 180 डिग्री फेज शिफ्ट करेगा और हम उसको दे देंगे फीडबैक बनाने में, फीडबैक सर्किट बनाने में या ऑसिलेटर सर्किट बनाने में। मेरी बात समझ आई? यही ना? यस, तो यस इसीलिए फेज इन्वर्जन करता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट करता है, और 180 डिग्री फेज शिफ्ट कॉमन इमीटर में होता है, और इसीलिए कॉमन इमीटर का यूज ज्यादातर ऑसिलेटर सर्किट्स या फीडबैक सर्किट्स में किया जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट का पूरा मीनिंग समझ में आ गया होगा कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट क्यों करते हैं। मतलब यहाँ पर कॉमन इमीटर का यूज ज्यादातर 180 क्यों करते हैं? तो फीडबैक और ऑसिलेटर सर्किट बनाने के लिए। साफ साफ लिखा होगा, चलिए इसको मैं आगे पढ़ के दिखाता हूँ। ठीक है, सी फेज शिफ्ट इन्वर्जन, सी एम्पलीफायर प्रोवाइड्स 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट इन डिजाइनिंग ऑसिलेटर्स एंड सम फीडबैक सर्किट्स। यस, ऑसिलेटर और फीडबैक सर्किट्स बनाने में इसका प्रयोग ज्यादातर होता है, इसीलिए कॉमन इमीटर का यूज ज्यादा होता है। चौथा पॉइंट, बेटर सिग्नल एम्पलीफिकेशन। अगर मैं बात करूं, तीसरा है बेटर सिग्नल एम्पलीफिकेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि सर ये एम्पलीफायर तो अच्छा बनाने के वाला था ही, सिग्नल को एम्पलीफाई भी बहुत अच्छा करेगा, तो बेटर सिग्नल एम्पलीफिकेशन तो होगा ही, है ना? बेटर सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग कॉमन इमीटर का प्रयोग ज्यादा करते हैं। इसका पीछे एक कारण बन सकता है कि सर वोल्टेज गेन ज्यादा था, करंट गेन ज्यादा था। वोल्टेज गेन ज्यादा होगा, करंट गेन ज्यादा होगा, तो सर एम्पलीफिकेशन अच्छा होगा, तो हम लोग अच्छा एम्पलीफायर बना सकते हैं। कौन कौन एम्पलीफायर बना सकते हैं? ऑडियो एम्पलीफायर, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, सर जनरल एम्पलीफायर भी बना सकते हैं। कोई भी एम्पलीफायर तुमको जो मन करता है वो बना लो, है ना? तो इस एम्पलीफायर बनाने के लिए कॉमन इमीटर का प्रयोग ज्यादातर प्रयोग मिलेगा। यानी जितना भी एम्पलीफायर आगे पढ़िएगा ना, मोस्ट ऑफ द एम्पलीफायर सब के सब में कॉमन इमीटर देखने को मिलेगा। करेक्ट? चलिए
हाँ लास्ट, बट ये पॉइंट्स वो उस तरह का नहीं है, मतलब मान के इजी टू डिजाइन बोलते हैं। इजी टू डिजाइन का मतलब ये आसानी से डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कहना ये चाह रहे हैं सर कि इस सर्किट को बनाना आसान है। तब क्वेश्चन उठाइएगा, सर क्या कॉमन बेस को बनाना कठिन होगा क्या, कॉमन कलेक्टर को बनाना कठिन होगा क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब कॉमन इमीटर का सर्किट इजी वे में बनता है, ठीक है, और कोई बात नहीं। तो एक पॉइंट्स मैंने अपने जबरदस्ती घुसाने वाला पॉइंट हुआ है, ठीक है, चलो रह गया। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, जब हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए पढ़ते हैं तो देख कोई पॉइंट का मतलब नहीं रहा, लेकिन अगर सेमेस्टर लेवल के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक पॉइंट डाल दिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि पॉइंट मतलब खराब है, लेकिन डाल दिए तो चलो मेरा थोड़ा कॉपी लंबा हो गया, बित्ता नापते हैं कभी कभी बच्चे लोग कि सर 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट आप लिखवा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बोला जाता है। चलो एक पॉइंट रख लीजिए। यानी फाइनली हमें क्या समझ आया आज? सर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज इट गिव्स हाई पावर गेन, मॉडरेट इंपेडेंस, जिसे इंपेडेंस मैचिंग करते हैं, ठीक है, एंड सुटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफायर एंड लॉजिक सर्किट्स। मतलब एक तरह से ऊपर की सारी बातों को एक 2 लाइन में मैंने मतलब समराइज कर दिया, ठीक है। तो ये हुआ, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो 2 लाइन में कंप्लीट कर दो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो ऊपर वाला पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बता दो, ठीक है। तो आज के पूरे लेक्चर में मैंने सिर्फ यही डिस्कस किया कि कॉमन इमीटर मोस्टली क्यों यूज किया जाता है ना? ठीक सर, इससे बाइसिंग का क्या रिलेशन है? थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपको जब बाइसिंग चैप्टर इंटर करूंगा तो उसमें कॉमन इमीटर का ही ज्यादातर प्रयोग करूंगा, है ना? ठीक है, तो कॉमन इमीटर से ही मैं सारा बाइसिंग पढ़ाने वाला हूं, इसलिए आप कॉमन इमीटर को सीखे कि कॉमन इमीटर मोस्टली क्या यूज होता है। अगले लेक्चर में आगे का लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक सर। आगे के लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको कॉमन इमीटर का सर्किट डायग्राम बताऊंगा, ठीक है, जो दिख रहा है, और इस पे कैसे केवीएल लगाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनवाऊंगा, और वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग डीसी यानी बाइसिंग करते हैं, बाइसिंग बीजेटी का बाइसिंग कैसे करते हैं। लेकिन पहले आपको ये इसमें केवीएल लगाने ही नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को तो सर्किट ही समझ नहीं आता क्या है, और सर इसमें केवीएल केसीएल क्या कैसे लगाते हैं, बीसी बीबी भीसीबी क्या है, भीबीबी क्या है, भीसीसी क्या है, बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो अगला क्लास एक बेसिक क्लास है जो कि हम लोग बाइसिंग की दुनिया में एंटर करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग इसके बेसिक्स छोटी छोटी बातों को समझेंगे, केवीएल कैसे लगाते हैं वो समझेंगे। क्योंकि आपको बताऊं बाइसिंग चैप्टर पूरी तरीके से न्यूमेरिकल चैप्टर है, पूरी तरीके से न्यूमेरिकल है। 1-2 क्लास आपको थ्योरेटिकल निकल लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम डेरिवेशंस करके न्यूमेरिकल में घुसेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल 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 और कुछ भी नहीं। तो ये चैप्टर मैक्सिमम मार्क्स गेन करने वाला चैप्टर है। यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं तो एक भी नंबर नहीं छूटेगा, गारंटी देता हूं मैं, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर इतना ही, लंबा हो गया होगा, चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।